हेलो बच्चा बाटी। काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं ना। चलो पढ़ लेते हैं। अब देखो, फैक्टराइजेशन जो फर्स्ट मेथड थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की, वो हमने कर रखी है। ठीक है, आज की जो मेथड है ना, ये सबसे इजी और इम्पोर्टेंट मेथड है इस चैप्टर की। ठीक है, आज हम करने वाले हैं, वैसे तो 3 मेथड है, देखो मैंने तुम्हें बता रखा था। फैक्टराइजेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड है। फैक्टराइजेशन है, सेकेंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और थर्ड है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड्स है हमारे पास, जिसमें फैक्टराइजेशन हमने डिस्कस कर लिया है बहुत डिटेल में, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है करने की। वापस तुम एक बार जाके फैक्टराइजेशन एक्सपर्ट एकेडमी फैक्टराइजेशन करके डालना, तुम्हें मिल जाएगा, जिसका नहीं हुआ है या प्ले लिस्ट में मिलेगा ही। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड आज करने वाला है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, और ये ऐसा है जो तुम्हें बहुत इजी भी लगेगा। रीजन क्या है, फैक्टराइजेशन में बहुत सारे ऐसे सम्स भी होते हैं जिसका फैक्टराइजेशन इजीली पॉसिबल नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। बट ये मेथड सारी चीज़ों को ईजी कर देता है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले इस मेथड को समझते हैं। ठीक, और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे इस मेथड से। तीनों मेथड से करोगे, आंसर तीनों मेथड से सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब ये मेथड बोल क्या रहा है, देखो सबसे पहले हमें पता है हमें इसमें फाइंड क्या करना होता है। फैक्टराइजेशन में भी तुम रूट्स निकालते थे, 2 रूट्स निकालने होते हैं हमें, है ना। एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं, अल्फा बीटा लिखते थे हमने। तो इसका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अल्फा बीटा, ये अल्फा एक रूट हो गया, बीटा दूसरा रूट हो गया, इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला बहुत इजीली याद हो जाएगा सम्स करते करते। और ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, बट लेक्चर के एंड में डिराइव करूंगा। ठीक है, पहले हम इसका यूज करके क्वेश्चंस देख लेंगे, बिकॉज डिराइव तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ, बट स्टिल मैं डिराइव करके दिखा दूंगा तुम्हें कैसे ये फॉर्मूला आया है, क्या यूज करना है इसका। ठीक, यूज पहले देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हमें तो सॉल्व करके ही दिखाना है। ठीक, और डिराइव मैं चैप्टर के एंड में कर दूंगा, लेक्चर के एंड में कर दूंगा, तो सब लोग ध्यान देना। तो सबसे पहले इसका यूज क्या करना है, यहाँ पे ए बी डी क्या है, देखो ये तो रूट्स है, ये क्या है तुम्हारे रूट्स। ठीक है, रूट्स यानी जो भी हम जीरोस फाइंड करते हैं एक्स की, वो रूट्स हैं तुम्हारे। डी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, याद रखना। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ए और बी तुम्हारे कोएफिशिएंट है। अब चलो इसके वापस फ्लैशबैक में चलते हैं, और कैसे इसको सॉल्व करना इक्वेशन के फॉर्म से। देखो हमारे पास जनरल इक्वेशन, जैसे हर एक इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है। क्वाड्रेटिक ही सॉल्व कर रहे हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, ए बी सी देख रहे हो, ये कोएफिशिएंट्स। ठीक, तो ये जो ए बी सी है, यहां से ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब देखो b का मतलब क्या हुआ, x का कोएफिशिएंट। b का मतलब क्या हुआ, x का कोएफिशिएंट। a का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, और d का मतलब क्या हुआ, मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत इजीली समझ आएगा। d डिस्क्रिमिनेंट है, d को निकालते कैसे, d का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो एक सम करके देखते हैं, फिर इस फॉर्मूले पर वापस आते हैं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं। ठीक, जैसे कि तुम बोलो, कोई भी ले लेते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले ए बी सी लिख लो। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, देखो साइन को कंसीडर करना, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 2। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें डी फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी। डी कैसे निकालूंगा मैं, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी प्लस और माइनस दोनों अपॉन 2a। प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो
डी की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर -4। ए क्या है 3, सी क्या है 2। -5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 25 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाता है पॉजिटिव। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तुम्हें डी की वैल्यू भी बहुत कुछ बताती है, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या बताती है, पहले एक बार बस समझ लो इसको सॉल्व कैसे करना। अब डी की वैल्यू क्या हो गई 1। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, यानी सब कुछ आ गया। इस फॉर्मूले में सिर्फ पुट करना, ठीक है। अब देखो ये प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा दो रूट्स है ना यहाँ पे, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा है, ये तो सेम रहेगा माइनस बी। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस है तो अल्फा के लिए प्लस ले लो और बीटा के लिए क्या लोगे माइनस। समझे? देखो प्लस और माइनस है ना, फॉर्मूला याद रखने का यही तरीका है कि माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2 है। जब प्लस लोगे एक बार यानी तुम अल्फा ढूंढ रहे हो, माइनस लोगे तो बीटा ढूंढ रहे हो, ठीक है। दोनों को सिर्फ नाम दिया हुआ है, तो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, और कुछ नहीं है। तो इस सम को वैसे करके देखते हैं। अब डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, ठीक। हमारा जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने के लिए वो है अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी तो माइनस साइन ऐसे रहने दो, बी की वैल्यू क्या है -5 प्लस रूट डी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 6, यानी 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 कितना हो गया 1, यानी तुम्हारी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब बीटा निकालना है तुम्हें, बीटा के लिए यहाँ प्लस ले लिया अल्फा में, तो बीटा के लिए क्या लोगे माइनस, इसलिए प्लस माइनस लिखा था। माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी की वैल्यू -5 माइनस रूट डी की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो ये हो गया 5 माइनस 1 अपॉन 6 यानी 4/6 यानी 2/3। यानी सिंपली देखो, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिंपल याद क्या रखना है। कोई भी सम तुम्हें दिया होगा, सबसे पहले तुम्हें उनके कोएफिशिएंट लिखने हैं ए बी सी लिखने के बाद तुम्हें डी फाइंड आउट करना है। डी निकालने का मेथड क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही कॉमन फॉर्मूला है, याद रखना। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अभी डी की वैल्यू से हमें बहुत कुछ पता चलता है, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। डी की वैल्यू क्या होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से ए बी सी तो मिला हुआ है, तो वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तुम्हें डी की वैल्यू मिल गई। अब डी की वैल्यू जैसे ही मिल गई, तुम क्या करोगे, जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, मैंने क्या बताया, अल्फा के लिए प्लस ले लेना, बीटा के लिए माइनस ले लेना, बाकी याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है इसको। अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा और बीटा दोनों मिल गया, तो तुम्हारे दो रूट्स हो गए 1 और 2/3, ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब डी की वैल्यू हमें क्या क्या बताती है इसको देखते। देखो 1 मार्क में एग्जाम में है ना, बोर्ड में तुम्हें सिंपली ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू सिर्फ फाइंड करने को बोलते हैं, इक्वेशन दे देते हैं, तो इस तरीके से डी की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के। बी ए सी सब कोएफिशिएंट ही तो है, और वो इक्वेशन में से तुम इजीली लिखना जानते हो, तुम्हें बहुत बार सिखाया मैंने, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अभी इजी लगेगा। देखो एक दो सम में ये थोड़ा सा लगेगा, बाद में तुम्हें इतना सबसे इजी मेथड ये लगने वाली है, और हर एक सम इस मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा। फैक्टराइजेशन में थोड़ी सी मेहनत लगती है, दिमाग लगाना पड़ता है कि फैक्टर्स कौन से होंगे, बट यहाँ कोई दिमाग नहीं है, यहाँ तुम्हें कोएफिशिएंट लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। एक दो सम करोगे हैबिट बढ़ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, डी की वैल्यू से हमें क्या क्या पता चलता है, अब देखते हैं। चलो इसको रफ कर रहा हूँ, होप सो सबने लिख ही लिया होगा। अब देखो डी की वैल्यू हमें क्या क्या चीजें बताती है। अब डी की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि डी की वैल्यू 0 आ जाए, पॉसिबल है।
डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। अभी देखेंगे एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जो अभी हमने किया था। डी की वैल्यू या तो 0 होगी या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। और एक और पॉसिबल है कि डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। जैसे कि 0 तो समझ गया ना कि आंसर b² - 4ac जब सॉल्व करोगे किसी क्वेश्चन का और अगर 0 आ रहा है तो यानी डी की वैल्यू 0। ग्रेटर 0 का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 से बड़ा 1 2 3। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, -1 -2 -3 वॉट एवर जो भी नंबर है वो हमारा डी लेस देन 0 बताएगा। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है, जब भी डी की वैल्यू 0 होती है तो हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब भी डी की वैल्यू 0 होगी तुम्हारा अल्फा और बीटा दोनों इक्वल मिलेगा तुम्हें। रियल का मतलब क्या हुआ कि कोई रियल नंबर यानी तुम्हें पता है किसी भी टाइप का नंबर। एक और नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो डी लेस देन 0 के लिए होता है। तुम्हें इतना लोड नहीं लेना, तुम्हें सिंपली जो बता रहा हूँ याद रखो। डी की वैल्यू 0 है मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल नंबर मिलेगा तुम्हें कोई आंसर में, और दूसरा जो तुम्हें रूट्स मिलेंगे अल्फा और बीटा, वो दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, यानी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे अल्फा 2 आ रहा है, यहाँ अलग अलग आई है ना, देखो ये हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें अलग अलग आई थी। अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो बीटा भी 4 आएगा। अगर अल्फा 1/2 आ रहा है तो बीटा भी 1/2 आएगा। यानी जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो उसी को हम बोलते हैं, यानी डी की वैल्यू जब भी 0 है। रीजन क्या, देखो जब तुम लिखते हो -b ±√d/2a, तो -b ± अगर ये 0 हो गया पूरा टर्म तो तुम प्लस करो या माइनस करो, 0 में कुछ भी प्लस करोगे या माइनस करोगे तो आंसर तो सेम ही रहने वाला है। यानी आंसर तुम्हारा -b/2 ही आएगा। अल्फा बीटा दोनों, अल्फा की वैल्यू भी यही रहेगी, बीटा की वैल्यू भी यही, क्योंकि +0 करो या -0 करो ये इसकी तो कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी अगर 0 आएगा। कुछ और नंबर होता तो चेंज लाता आंसर में, बट अगर तुम +0 कर रहे हो या फिर -0 कर रहे हो आंसर तो सेम ही रहने वाला ना, क्योंकि ये जो -b/2 है, अभी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें समझ आएगा तुम्हें। तो याद क्या रखना, डी की वैल्यू अगर 0 आएगी तो तुम्हारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल क्या बता रहे हैं, रियल नंबर क्या होता है, सारे टाइप के नंबर आ गए उसके अंदर, रैशनल नंबर। ठीक है, फिर तुम्हारा ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर में आ गए। तो डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में हमारा डी बनाया था, इसके पहले जो हमने किया था वो इसका एग्जांपल था। डी बनाया मतलब ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा था, तो देखो रियल नंबर है दोनों, और दोनों जो है वो अलग अलग आए हैं। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यानी अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू अलग आएगी, यानी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा। इस केस में जो अल्फा और बीटा होगा वो तुम्हारा अलग अलग आएगा। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा इक्वल आएगा जब डी की वैल्यू 0, तो इक्वल। नॉट इक्वल कब होगा अल्फा बीटा, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अभी हमने इसके पहले उसका एग्जांपल देखा था। डी लेस देन 0 होगा ना, तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी, रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, दैट डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो, एग्जिस्ट। ठीक है, या नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। यानी अगर तुम्हारी डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, डी की वैल्यू लेस देन 0, बिकॉज देखो अगर डी मान लो जैसे -2 आता है तो तुम क्या -2 का रूट कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। रूट कभी भी नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल ही नहीं होता। यानी जिस इक्वेशन में डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोई रियल आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जब भी डी की वैल्यू 0 आ जाए सिंपली ये स्टेटमेंट लिख देना है कि नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। उसके आगे कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन होगा ही नहीं, वो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता किसी भी मेथड से। समझ आया? तो ये बहुत अच्छी मेथड है जो तुम्हें ये भी बता देती है कि कौन सा इक्वेशन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा और कौन सी इक्वेशन का नहीं मिलेगा। तो अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी, डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो सीधे सीधे लिख देना कि रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो फर्दर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। दैट्स इट। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत सारे इन टाइप के आ जाएंगे, तुम्हें पता भी चल जाएगा। ठीक है, और ये सबसे इजी मेथड है
ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड भी है, क्वेश्चन इस मेथड से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक। और ऐसा कोई सम नहीं है जो इस मेथड से सॉल्व ना हो जाए, खाली वही सम्स जिसकी वैल्यू डी से छोटी आएगी, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सम्स का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी तुम्हारी एक्स की, ठीक है। तो वो तुम किसी भी मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, तो ये हमें ये इसके बारे में भी बता देता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ये सब लोग लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये कई बार पूछ लेते हैं किसने दिया था, तो श्रीधर आचार्य ने, ये 1 मार्क में बहुत बार पूछा हुआ है। श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मेडिवल पीरियड के, हिंदू मैथमेटिशियन थे, कब के? मेडिवल पीरियड के। तो इन्होंने उस टाइम पे ये फॉर्मूला दिया था, श्रीधर आचार्य नाम था इनका। फर्स्ट टाइम किसी ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात की थी तो इन्होंने की थी। तो ये नोट डाउन करके साइड में लिख लेना, 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि किसने दिया था, तो याद रखना श्रीधर आचार्य ने दिया था, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ओके। अब चलो अब फटाफट सम्स करते हैं, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो बहुत इजी लगेगा धीरे धीरे। सबसे पहले a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5, ये तुम्हारा लिखना काम है, ठीक। फिर तुम्हें क्या निकालना है? d। क्या निकालना है? d, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी याद हो जाना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। अब b की वैल्यू क्या है? 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, 16 माइनस 4 5 20, क्या आंसर आया? -4। एक बात बताओ, कभी भी किसी चीज का रूट नेगेटिव नंबर हो सकता है? नेगेटिव नंबर का कभी रूट पॉसिबल है ही नहीं ना, नेगेटिव नंबर का कभी भी कोई रूट पॉसिबल नहीं है। तुम देखो, अगर मैं ऐसा मान लूं d की वैल्यू ये है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, चलो जैसे सपोज कर लो x की कोई ये वैल्यू है, x की वैल्यू -√2, मैं रूट इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू -2। कभी भी किसी टर्म का स्क्वायर, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है क्या? इसलिए कभी भी देखो d की नेगेटिव वैल्यू होगी यानी रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैंने तुम्हें बताया ना, d नेगेटिव यानी d लेस देन 0 आया, सो रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। सिंपली लिख दो, रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, सो सॉल्यूशन इज नॉट, फॉर द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, इतना ही करना है, इसमें आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है। फिर तुम्हें ये फॉर्मूले में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब d की वैल्यू छोटी आ गई 0 से तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो d की वैल्यू जब भी लेस देन 0 आ जाए, ठीक, तो तुम्हें एक ही आंसर लिखना है कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर फर्दर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे d की वैल्यू 0 आ गई, देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमें अच्छा मिल भी गया। तो d की वैल्यू जब भी 0 आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी, सॉरी, d की वैल्यू जब भी लेस देन 0 आ जाएगी, तुम्हें लिख देना है रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 2√x 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो फैक्टराइजेशन करने में बच्चे डरते हैं, इतना रूट वाले आ गए या फिर ऐसे सम्स आ जाते हैं, बट ये मेथड बहुत इजीली बताएगा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2√2, सिंपली तुम्हें लिख देना है जो भी, c की वैल्यू 1। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट स्टेप d, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। कैसे निकालोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है? -2√2 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है? 1। ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। √2 का स्क्वायर तो सबको पता है ना, कैसे निकालते हो? 2, है ना। तो निकालोगे कैसे? देखो ये रूट वाला नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसीलिए तो हमने ये बोला कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में आंसर आ ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो यानी वो रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल केस है, ठीक है। तो माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा? पॉजिटिव। तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 यानी 8 आएगा, ठीक। -4 2 8, वाओ 0। डी की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब डी की वैल्यू 0 थी, उसके लिए क्या केस बताया था मैंने? रियल एंड
इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी अल्फा और बीटा जो तुम्हारा मिलेगा वो सेम मिलेगा। क्यों सेम मिलेगा वो देख लो। चलो, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस, प्लस लिखते हैं पहले अल्फा के लिए, रूट डी अपॉन 2 है, ठीक। और बीटा क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2। अब तुम देखो, प्लस रूट डी है माइनस रूट डी है, पर भाई डी जीरो ही है तो रूट भी जीरो का जीरो ही होगा, यानी ये पूरा टर्म ही अगर जीरो हो गया तो ये आंसर में कोई चेंज लाएगा, क्योंकि तुम कुछ भी इसमें से माइनस भी जीरो करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस जीरो भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी देखो अल्फा क्या मिलेगा, यहाँ देख लेते हैं। चलो, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, -2√2। देखना बच्चे कई बार है ना, यहाँ वाला माइनस और ये वाला माइनस कॉमन समझ लेते हैं, ये माइनस अलग से है ही, बी की वैल्यू तुम्हारी अगर माइनस में तो माइनस में ही रखना है, ठीक है। प्लस रूट डी तो जीरो ही है, डी जीरो है तो रूट डू भी क्या होगा, जीरो ही होगा ना, ठीक है। तो ये जीरो हो गया अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 2, यानी ये तो जीरो हो गया, कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये हो गया 2√2 अपॉन 4, यानी √2/2, ठीक है। और इसको कर सकते हैं इवैल्यूएट, देखो √2/2 है, तुम और इवैल्यूएट कर सकते हो। मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, 1/√2 भी पॉसिबल आंसर है, या √2/2 भी चलेगा, ठीक है। इसको निकालोगे बीटा, ये भी तो सेम ही आएगा ना, देखो माइनस बी की वैल्यू तो वही है, ठीक, 2 ए की वैल्यू और डी की तो जीरो ही है, तो माइनस जीरो भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो सेम ही रहने वाला है। इसलिए देखो मैंने बोला था पहले डी की वैल्यू जीरो आएगी तो तुम्हें सीधे सीधे इसको जीरो लिख देना है, और जो भी आंसर है वो तुम्हारा अल्फा बीटा दोनों होगा। ये तो तुम्हें मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए पूरा, बाकी तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये इतना पार्ट लिख के -b/2 ही आंसर होगा, अल्फा भी वही होगा बीटा भी यही होगा, बिकॉज इसकी वैल्यू तो क्या होगी जीरो, तो तुम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो अल्फा भी -b/2 है और बीटा भी -b/2 है, बिकॉज दोनों में प्लस जीरो करो या माइनस जीरो करो आंसर सेम ही रहने वाला है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, देखो 2, तो ये हो गया 2√2 अपॉन 4, सेम ही आया ना, यानी √2/2, तो दोनों सेम आए, तो वही तो बोला था। देखो केस क्या था, डी की वैल्यू अगर जीरो आएगी तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, तुम्हारा जो अल्फा और बीटा होगा वो दोनों के आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे, इसी को हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, व्हाट्सएप कर लेना या फिर फोन कर लेना, दोनों चलेगा, ठीक है। देखो सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, अलग अलग आते हैं, बट चिल जब भी देखूंगा ऑब्वियसली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसलिए फ़ोन कर लिया करो, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छी मेथड है, मज़ा आता है इसको करने में, कोई भी सम हो जाता है इससे। अब ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4√3, सी की वैल्यू 3, तो देखो फटाफट होगा, डी की वैल्यू क्या हो गई, b² - 4ac। कई बार यहाँ तक ही क्वेश्चन आता है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और भी इसके अभी प्रॉब्लम सॉल्व इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड कराऊंगा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सारे भी जितने टाइप के होंगे इस चैप्टर में वो सारे करा दूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा, डोंट वरी। 4√3 16 और √3 का स्क्वायर 3। देखो इस टाइप के नंबर कैसे सॉल्व करते हैं तुम्हें आइडिया होना चाहिए, कई बच्चों को इसका स्क्वायर निकालना ही नहीं आता। तो 4√3 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 4√3 है ना, इनको अलग अलग नंबर समझ लो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, यानी 48, ठीक है। तो इसका हो गया 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा, ये भी जीरो है, यहाँ भी डी की वैल्यू जीरो है, यानी यहाँ पे भी रियल एंड इक्वल रूट्स ही मिलेंगे। कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब बार बार नहीं लिख रहा, तो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू क्या होगी, -b/2 है, क्योंकि प्लस माइनस डी वाला रूट तो जीरो हो गया, डी वाला टर्म तो जीरो हो गया, यानी माइनस बी की वैल्यू क्या है 4√3 अपॉन 2, ए की वैल्यू 4, हो गया -√3/2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू भी यही आएगी और बीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, -√3/2। क्लियर है सबको, ठीक। इसी तरीके से सॉल्व करते रहना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ।
कोर्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। लॉकडाउन की वजह से मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों को टेंशन हो रही होगी, बट कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, है ना। करेंगे यार, कुछ भी करके करेंगे, आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बस खुलने की देरी है, वेट कर रहा हूँ मैं, जिस दिन खुलेगा उस दिन और फास्ट हो जाएंगी चीज़ें, बट नो डाउट तुम्हारा कोर्स हो जाएगा, ठीक है, आराम से एकदम टाइम पे हो जाएगा। अब x माइनस 1/x इक्वल टू 3 ऐसा क्वेश्चन दिया, क्या करोगे? एलसीएम ले लो पहले, नीचे सेम कर दो इसको, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3। जिसको नहीं आता सॉल्व करना, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, दोनों के नीचे सेम कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, अब ये x ऊपर चला जाएगा 3x, तो एक्स स्क्वायर ये इस तरफ लाओ माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सिंपल फॉर्म में आ गया। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू कुछ नहीं होता तो 1 ही होता ना, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। अब d निकालना है, तो d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या, -3 का स्क्वायर 4a1 c माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो गया 13। d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13 आ गई, है ना। d की वैल्यू क्या आ गई 13। अब d 13 है, अल्फा क्या होगा -b प्लस √d अपॉन 2a, ठीक। अब माइनस b, ठीक, b की वैल्यू क्या -3, तो -3 प्लस √d यानी √13 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है बच्चा बेटे 1, तो ये हो गया 3 प्लस √13 अपॉन 2, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे बीटा निकालना है, तो बीटा में क्या है, खाली यहाँ माइनस आ जाएगा, इतना ही तो चेंज है, बाकी सारी वैल्यूज तो सेम ही है, तो बीटा हो गया 3 माइनस √13 अपॉन 2। तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई, ये आंसर आ गया। अब देखो फैक्टराइजेशन करते इस सम का तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरीके का आंसर फैक्टराइजेशन में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मेथड से कितना ईजिली ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इस चीज़ों को, क्लियर हो रहा है सबको, ठीक। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 9th कर लोगे ना, अब तो सेम टाइप का ही चल रहा है, मैं सीधे ये वाला करता हूँ, 7th वाला करता हूँ, तुम 6th कर लोगे। 7th क्वेश्चन क्या है, वन बाई एक्स प्लस 2। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बोले ना कि वो सॉल्व करो, इनके रूट्स फाइंड करो, तो मैं सबसे पहले इनको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा, एलसीएम क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक। अब क्या करना है, x प्लस 2 ऊपर आएगा, एलसीएम प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस 2 प्लस 1 3। अब ये हो गया, और ये देखो ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये वाला पूरा टर्म इधर आ जाएगा, यानी x प्लस 4 इक्वल टू ये पूरा ऊपर जाएगा तो 4x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, सब इजी है ना, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है सबको, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2। अब 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 11x प्लस 12 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ ले लो, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म इस तरफ ले जाओ, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ना, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये पूरा उस तरफ जा रहा है, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0। 4 माइनस 2 2x स्क्वायर 12 माइनस 11 प्लस x प्लस 8 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। सेम मेथड लगानी है, ए बी सी की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4। ए बी सी लिख लेना, और उसके बाद d निकालो, फिर सेम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं, समझ रहे हो आप? सॉल्व कर लोगे ना? मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखो सबके सब, या फिर मुझे भेजो सॉल्व करके। नेक्स्ट है 8th वाला, देख लेते हैं, ठीक है। रूट वाला है, क्या फर्क पड़ता है, तो रूट वाले से डर किसको लगता है ना? मेरे बच्चे को तो डर नहीं लगता, रूट वाले को देख के कभी नहीं डरने का। बहुत सारे सम्स कर लिए हमने तो रूट वाले, अब क्या डरना इससे। ए की वैल्यू √5, इसके पहले भी लेक्चर में हमने कितने सारे रूट वाले किए हुए हैं, तो रूट वाले का डर बिल्कुल निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू √5 है, बी की वैल्यू, अब सबसे पहले डी निकालोगे। बी क्या है हमारा? -2√2 स्क्वायर 4, ए की वैल्यू √5, सी की वैल्यू -2√5, ठीक है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 सा 8, माइनस माइनस प्लस। अब देखो 4 2 सा 8, √5 इंटू √5 5, 8 5 सा 40, यानी ये आ गया 48। देखो डी की वैल्यू 48 आई, ठीक है। अब रूट डी की वैल्यू क्या होगी? √48, दोनों तरफ रूट लगा दोगे, या चलो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अल्फा क्या होगा? -b प्लस √d अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू क्या है? -2√2 प्लस √48 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है? √5। तो ये हो गया प्लस 2√2 प्लस 48 को क्या लिखेंगे? देखो 48 का रूट कैसे निकालोगे? 48 को मैं लिख सकता हूँ ना 16 इंटू 3, ठीक है। 48 को क्या लिख सकता हूँ? 16 इंटू 3, 16 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4√3। तो 48 को क्या लिखूंगा मैं? 4√3, और नीचे क्या हो गया हमारा? 2√5। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 है, तो 2 कॉमन निकलेगा, नीचे भी 2 है, तो पहले 2 कॉमन निकाल लो, यानी ये हो जाएगा ऐसा कुछ, 2 कॉमन, √2 प्लस 2√3, क्योंकि एक 2 निकलेगा, एक 2 तो बचेगा ना, अपॉन 2√5, ये गया, ये आंसर हो गया √2 प्लस 2√3 अपॉन √5। और बीटा क्या हो जाएगा? खाली यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी बीटा की वैल्यू हो जाएगी -√2 माइनस 2√3 अपॉन √5। तो इस तरीके से अल्फा बीटा निकल गया। कितना इजी था देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है, और एक बार समझ आ गई तो कोई इश्यू ही नहीं आता, ठीक। अब सबसे अच्छा सम 9th वाला है, ये कर लेते हैं, बाकी जो छोड़ रहा हूँ होमवर्क में करते जाना है, बहुत ईजी है। 9th वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसका देखो फैक्टराइजेशन करोगे ना तो होगा भी नहीं जल्दी, करो देखो तुम्हें आइडिया आएगा, ठीक है। तो इस मेथड से देखते हैं क्या आता है। इसके बाद फिर वो फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, ठीक, क्योंकि फिर बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होती है, अपलोड होने में टाइम लगता है। देखो सोर्सेस कम है, क्योंकि घर से सारी चीज़ें हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। रिसोर्सेस कम है, इस वजह से थोड़ा टाइम डिले हो सकता है वीडियो, ठीक, बट हो जाएगा सब कुछ। अब वैसे भी मैं सब कुछ वापस कराने ही वाला, डोंट वरी। यानी अब देखो 9th क्वेश्चन है, x² - x - 1 = 0, ठीक है। और ज़्यादा डिले होगा तो बोर्ड से भी तुम्हारा कोर्स कम होगा, सिलेबस कम करेंगे वहाँ से, ठीक है। अपना तो ऑलरेडी हमें तो सब कुछ ही करना है, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, वो कम करें या ज़्यादा करें डजेंट मैटर, बिकॉज हमें तो नॉलेज के लिए पढ़ना है। नहीं, मैं तो सब कुछ ही कराऊंगा, भले वो सिलेबस वहाँ से 3-4 चैप्टर कम भी कर देंगे ना, मैं पूरी बुक कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो तुम्हारा बर्डन कम करेंगे 110%, बिकॉज डिले हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं x² - x - 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू भी -1 है। तो d क्या हो गया? b² - 4ac -1 का स्क्वायर -4a1c -1, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस प्लस 4, यानी कितना आ गया 5। d की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अल्फा क्या होगा? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, और बीटा क्या होगा? -b माइनस √d अपॉन 2a। तो -b की वैल्यू क्या है? -1, √d √5 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 1। अब बीटा क्या हो गया? -1 माइनस √5 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 1। ये अल्फा, ये बीटा है ना। ये हो गया 1 प्लस √5 अपॉन 2,
और ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस √5/2, यानी अल्फा की वैल्यू 1 + √5/2 और बीटा की वैल्यू 1 माइनस √5/2। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। देखो ये इतना इजीली सॉल्व हो गया। इस नंबर को गोल्डन नंबर कहा जाता है, इन नंबर्स को गोल्डन नंबर कहा जाता है, बिकॉज अदर मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है मैथमेटिक्स में भी, तो उनमें बहुत सारे ब्रांचेस में ये नंबर किसी ना किसी वे में जनरेट होता है। तो इस नंबर की अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जब जो हायर क्लासेस में मैथ्स लेगा, ठीक है, उसको आइडिया आएगा। ठीक है, तो मतलब ये गोल्डन नंबर, कई बार पूछ लेते हैं कि विच नंबर इज गोल्डन नंबर, तो तुम्हें ये लिख के दिखाना है ये गोल्डन नंबर होते हैं, ये पेयर को हम गोल्डन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा गोल्डन नंबर कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे यूज करना है, क्या सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट मुझे देख लेते हैं लेक्चर कितना लेंदी हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे, वरना उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है, चलो अब डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहले देखो जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक की। जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c, यही होती है। ठीक है, यही होती है ना हमारी जनरल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 4a, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 4a, पूरी इक्वेशन को 4a से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, इधर करोगे तो 4a × 0 ही हो जाएगा, है ना। तो 4a 4a² x² प्लस 4abx प्लस 4ac, ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, अब इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप, एड एंड सब्ट्रैक्ट b²। ठीक है, दोनों तरफ b² ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 4a² x² प्लस 4abx, देखो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में भी यूज होगा, तो वहां तुम्हें और ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे प्लस b² और माइनस b², देखो कर सकता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं जैसे 5 लिखा हुआ है, इसमें मैं +2 करूं और -2 कर दूं, तो ये तो 0 ही हो गया ना, +2 - 2 0, यानी वापस मेन वैल्यू तो 5 ही रही ना, कुछ नहीं तो एडिशन में 0 तो होगा ना। 5 का मतलब क्या हुआ, 5 + 0, तो 0 को मैं लिख सकता हूँ ना +2 - 2, तो मैं ऐड तो कर ही सकता हूँ कुछ भी, तो प्लस b² - b² ऐड कर लिया। अब देखो ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, टर्म तुम देखोगे तो ये 2ax का होल स्क्वायर है, ये पूरा देखो 2ax का पूरा होल स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा, 4x² x² प्लस दोनों जगह प्लस है, यानी देखो हमारा ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², यही होता है ना। अब दोनों जगह अगर प्लस होता है तो हमारा इस टाइप का फॉर्मूला बनता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ देखो 2ax का परफेक्ट स्क्वायर है ये, और दूसरी तरफ ये b² भी, ये b का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये पूरे फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2ax + b का होल स्क्वायर, लगा के देख लो सेम यही चीज आएगी। इस पूरे को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये पूरा इधर जाएगा, तो ये -b² उधर जाएगा, तो +b² प्लस 4ac - 4ac में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो 2ax, अब b² - 4ac को हम क्या बोलते हैं, d, हम क्या बोलते हैं इसको, d बोलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, वैसे सबने लिख ही लिया होगा ना, नहीं लिखा होगा तो लिख लो पॉज करके, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, b² - 4ac। d को क्या तुम्हें b² - 4ac जो आया ना, तुम्हें इसको d नाम दे देना है। इसको क्या नाम दे देना है, d। तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, d कर लिया, क्योंकि इतना टर्म बार बार थोड़ी लिखेंगे, तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, d। अब क्या हुआ,
इसको डी मान लिया तो हमारा पूरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू डी। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 2x प्लस बी इक्वल टू रूट डी। अब देखो कभी भी स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है ना, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस रूट 4 होती है। स्क्वायर जब भी ट्रांसफर होता है तो प्लस और माइनस, बिकॉज रीजन क्या होता है कि -2 का स्क्वायर भी तो 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, यानी x की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, -2 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है, इसलिए हमें प्लस और माइनस लिखना पड़ता है। तो यहाँ से स्क्वायर इस तरफ क्या है, प्लस और माइनस रूट डी, ठीक है। अब b उस तरफ ले जाओ तो 2ax इक्वल टू b उस तरफ जाएगा तो -b प्लस और माइनस रूट डी। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 2a नीचे आ गया, यही फॉर्मूला है ना, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू यहाँ पे अगर तुम यही सेम लेके चलते b स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट b स्क्वायर माइनस 4ac आती है, इसलिए तो हम लोग d की फॉर्मूला क्या लगाते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं ना। ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, इसीलिए तो लगाते हैं। ये तुम्हारे बुक में टेक्स्ट बुक में मुझे जहां तक पता है डेरिवेशन नहीं दी हुई है, ठीक है, बट इस तरीके से ये फॉर्मूला आया है, ये लिया। इसको 4 याद कैसे रखना है, 4 से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस और माइनस b स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। कई सारे बोर्ड जो हैं वो कई बार ये डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सीबीएसई ने तो अभी तक नहीं पूछा, बट मुझे जहां तक पता है कि अदर बोर्ड्स ने कई बार पूछा हुआ है, तो कोई भी कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। बट हमें पता होना चाहिए, हमें हर एक चीज आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक। मैंने वैसे भी तुम्हें सारे फॉर्मूलेस लगभग डिराइव करके लिखाए हैं, तो इसलिए ये भी कर दिया, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कंप्लीट स्क्वायरिंग करोगे तो और ईजी लगेगा, बट सिंपल है। देखो 4a से मल्टीप्लाई किया, फिर b स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ये वाले b स्क्वायर को इसके साथ रखा, ये पूरा इस तरफ ले गया। अब इसको तुम ऐसे भी रहने देते तो क्या हो जाता, स्क्वायर उधर जाता तो रूट हो जाता है ना। हमने कहा इसको नाम दे दिया डी ताकि हमें बार बार लिखने में इशू ना आए, ठीक। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसानी से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ सबको, ठीक। तो इस तरीके से हम सम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।